इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और मैग्नेटिक, सुन लिया? ठीक है ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस वजह से होती है? चार्ज की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट? यस सर। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स हम छोटे लेवल पे पढ़ेंगे। किस लेवल पे पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक या छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। किस लेवल पे? एटॉमिक हम इसको धीरे धीरे भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसे में सब नहीं, तो बस मैं इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है? यस ये सर। एग्जांपल से पढ़ते। देखो जहां आपको टेबल दिख रही है, फटाफट दिख रही है? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है इस टेबल पे? पढ़ना। अच्छा मुझे बताओ, ये टेबल में सबको दिख रहा है? सबसे पहले लिखा हुआ है नेम, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट? अच्छा मैं आपको बता दूं, कल मैंने ये दिखाई तो नहीं थी टेबल? नो सर। तो याद रखना, ये कैसी स्ट्रेंथ है? सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये क्या है? रेंज। रेंज। और ये क्या है? इसका मतलब होता है कि किस किस पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगती है, किन किन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगती है। अच्छा, आप कहीं बुक्स में देखोगे ना, तो आपको ये डाटा नहीं मिलेगा, यस कुछ और डाटा मिलेगा। यस सर। किसी ने देखा है? नो सर। हाँ, तो किसी और बुक में देखोगे तो आपको अलग डाटा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव मतलब क्या समझते हो आप लोग? रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझते हो? अभी चलो मैं फटाफट बताता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना? ये लाइन छोटी है या बड़ी है? छोटी है। पक्का? पक्का? सर कौन सी? सर ये जो अभी लगाई है। रिलेटिव और रिलेटिविटी एक ही होता है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे अभी के लिए रिलेटिविटी जब हम बात करते हैं ना, वो अलग ब्रांच फिजिक्स की मान लेते हैं। हाँ, जो मेन कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन आप बुक्स में पढ़ोगे तो वो स्पीड से ज्यादा रिलेट करते हैं हम रिलेटिविटी को। आइंस्टाइन ने जो दी थी, उसने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चीज चले तो उस ब्रांच में हम रिलेटिविटी स्टडी करते हैं। लेकिन हाँ, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव का मतलब क्या होता है। आप बताइए, ये लाइन छोटी है या बड़ी है? सर अगर इसके ऑपोजिट कोई लाइन होगी तभी पता चलेगा ना ये छोटी है कि बड़ी है। वेरी गुड। अब कैसे बता सकते हो ये लाइन छोटी है या बड़ी है? अभी इन्होंने बोला कुछ लाइन छोटी है। अच्छा, लास्ट में आंसर किसने दिया? सर सुरभि। सुरभि, वेरी गुड। देखो बाकी सब देखो, जो बोल रहा है छोटी है, एक सेकंड रुकना, ठीक है? वो ये देखिए, अब क्या ये लाइन छोटी रहेगी आपकी? मैंने लगाई थी पहले। नो सर। क्या हो गई? सर बड़ी 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 हो गई ना? समझ में आ गई? और कौन बोल रहा था कि बड़ी है? कोई ये भी बोल रहा था क्या? जो ये बोल रहा है कि बड़ी है, तो वो उसको मैं कह रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में देखिए। अब सर बहुत बड़ी है। छोटी है। ये वाली व्हाइट वाली लाइन क्या है? छोटी है या बड़ी है इसके रिस्पेक्ट में? छोटी है। ना, जब ये सिर्फ मैं व्हाइट वाली ऐसे लगाई थी नॉर्मल, तो ना वो छोटी थी ना वो बड़ी। क्यों? क्योंकि छोटी है या बड़ी है, इंग्लिश में समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्मॉलर और लार्जर, तो ये तभी भी बता सकते हैं जब किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट? यस सर। ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ कि मेरी हाइट छोटी है या बड़ी है। किसी एवरेज हाइट के साथ कंपेयर करूंगा तब बताऊंगा ना मेरी हाइट छोटी है या बड़ी है। किसी के साथ किसी चीज के रिस्पेक्ट में कुछ भी देखना, उसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। याद रखना ये बात। तो जब भी किसी चीज को किसी और दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड चीज के रिस्पेक्ट में देखो, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्या बोलते हैं? हाँ, अब देखो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में देखा गया है? जिसकी वैल्यू 1 की गई है, जिसकी वैल्यू 1 की गई है।
वन दी गई है। 1 की गई है। किसकी दी गई है? स्ट्रॉन्ग ये जो सारी स्ट्रेंथ आई है ना बाकी जितनी की भी, वो किसके रिस्पेक्ट में आई है? इसको पढ़ना सीखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के कितने टाइम्स है? 2 times 10 to the power -2 टाइम्स। यानी अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 10 to the power -2 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। nuclear इसका मतलब ये है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? बोलो 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 बोलो। थ्री या 13 है। Yes sir. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10 to the power -13 टाइम्स है किसके? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power -39 टाइम्स है किसके? Strong. अलग डाटा अलग अलग, हर बुक में अलग अलग डाटा भी मिल सकता है। किसी ने क्या किया हुआ है वो अलग डाटा क्यों है मैं बताता हूँ। कई किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, कई 1 किसको ले लेते हैं? Gravitational force को। तो वो सारा डाटा किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? Gravitational ये सारा डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा डाटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बुक में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 लिखा हुआ है तो बाकी सारा डाटा सेम होना चाहिए। ठीक है। Yes sir. हाँ, तो ये डरना नहीं है कि सर ने ये वाला करवाया था लेकिन ये डाटा नहीं है। तो समझ में आ रही है, सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स में Yes. 1 लिख रखा है तो यानी बाकी सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में देखी जा रही है? Weak. वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया? Yes sir. किसी को डाउट हो हैंड रेस करके फटाफट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा और आगे बढ़ लेंगे हम। लेकिन बाद में फिर थोड़ा आपको दिक्कत होगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता दूंगा। तो सोच फटाफट 5 सेकंड लीजिए, 5 तक काउंट करूंगा मैं। 5 4 3 2 1 करेक्ट। ओके पायल, हाँ जी बताओ कहाँ पर दिक्कत आई? अगर सब ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 1 लेंगे तो इन सब की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो अब ध्यान से देखना, ये देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास 4 जने हैं, एक की हाइट है, मैं 4 चीजें हैं मान लो। एक की हाइट है 3 सेंटीमीटर, एक की हाइट है 2 सेंटीमीटर, एक की हाइट है 5 सेंटीमीटर, एक की हाइट है 3 की ही है ना, एक की हाइट है 6 सेंटीमीटर मान लो, एक की हाइट है 9 सेंटीमीटर और इसको मान लो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है बच्चे पायल? यस सर। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इनकी रिलेटिव हाइट बताओ किसके रिस्पेक्ट में। सपोज करो मैं बोल रहा हूं आपको, बताओ इनकी रिलेटिव हाइट सी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सी की कितनी है? सर 3 सेंटीमीटर। 3। तो इन सब की हाइट को 3 से डिवाइड करो। इसका मतलब ये है सबकी हाइट को किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमने? सी के रिस्पेक्ट में ना। तो सी की हाइट कितनी है बच्चे? 3 सेंटीमीटर। 3। सबकी हाइट को 3 से डिवाइड कर दो, करके देखते हैं। इसकी हाइट को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 इसकी हाइट को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2 इसकी हाइट को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1 इसकी हाइट को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे पायल? सर 3 के। सी के, है ना? सी वाले के, राइट? पायल, पायल आप यही हैं? पायल दीक्षित जिनने हैंड रेस किया है। पायल आपको ऑडिबल हूँ मैं सबको? यस सर। यस सर। पायल आप यही हैं? यस सर। हाँ, तो पायल मैंने किसके रिस्पेक्ट में देखा है सबको? सी के रिस्पेक्ट में।
सी के रिस्पेक्ट में। तो देखो सी की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी आई है काटने के बाद, बोलो, दोबारा से समझाऊं सर थोड़ा सा। 1 नहीं सर समझ आ गया। 1 आई है ना सी की, देखो अगर नहीं आए तो इट्स ओके, मैं अभी नए पेज पे यहाँ समझा दूंगा। बताऊं? नो सर। ओके, पायल बोल रही है ये बात। पायल दीक्षित, आपने हैंड रेज किया, वो बच्चे अभी भी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखो सी को मैंने 3 माना, सी की 3 थी और मैंने सी के रिस्पेक्ट में देखा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ सी की कितनी आई है? 1 आई है ना। और बाकियों की क्या आई है? ए की कितनी हो गई? 3 यानी ए जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे? सी से सी से। ऐसे ही बी कितने टाइम्स ज्यादा है? सर 2 2 टाइम्स टाइम्स सी से ज्यादा है। और सी तो है ही 1 अभी, क्योंकि सी को 1 माना है हमने। डी कितने टाइम ज्यादा है? 5 टाइम। अब सपोज करो मैं इसी में दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक कलर ये कलर ले लेते हैं। अब मैंने एक मान लो बी के रिस्पेक्ट में देखना है, किसके रिस्पेक्ट में? सर बी के। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा सबको? 6 से डिवाइड करो। तो इसको भी 6 से करो, इसको भी 6 से करो, इसको भी 6 से करो, इसको भी 6 से करो। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 3 2 जा, यानी 3/2, राइट? यस सर। दैट इज 1.5। और इसका क्या आ जाएगा? 1 क्योंकि जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे हमेशा देख लेना उसकी वैल्यू क्या आएगी। 1 ऐसे इसका क्या आ जाएगा? 1/2 यानी 0.5। और इसका क्या आ जाएगा? 3 2 जा 3 5 जा, यानी 5/3 हाँ तो 5/3 1.6 के अराउंड, राइट? यस सर। हाँ तो 1.67 मान लो इसको। अब इसका मतलब है अब बी के रिस्पेक्ट में देने हैं, तो ए जो है वो 1.5 टाइम्स है किसका? सर बी का। ऐसे ही जो सी है वो कितने टाइम्स है? 0.5 0.5 टाइम्स का। ऐसे ही जो डी है वो कितना है? 1.67 1.67 बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे अब क्या हमेशा वैल्यू सेम आई? देखो अब इसमें 1.5 आई है, पहले ए की कितनी थी? 3 अब कितनी है? 1.5 डाटा चेंज हुआ ना? यस सर। एक्चुअल स्ट्रेंथ चेंज हुई? एक्चुअल स्ट्रेंथ तो कितनी रही? सर 9 9 रही। इसकी एक्चुअल कितनी रही? सर 6 इसकी एक्चुअल कितनी रही? 3 सर 3 इसकी कितनी रही? सर 15 तो ये तो रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ ना, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसको क्या लिखा है हमने? रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या लिखा है? इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब क्या करूंगा मैं? सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव को काट दूं तो क्या रह जाता है? सिर्फ अगर स्ट्रेंथ किसी बुक में गिवन है तो वो उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, वरना बाकी सारी क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है? यस कोई डाउट? नो सर नो सर। जिसको डाउट है वो हैंडल्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, लेकिन मुझसे नहीं है। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं फिर से। 2 1 खत्म। यस सर। हाँ सर सारे बोलिए। यस सर तो हमने Yes, पहले sir. बात करी कि अब आप इस सबको देख के बताइए कि इस अब जो हमारा डाटा गिवन है, एक सेकंड में सब कुछ हटा रहा हूँ बाकी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब मुझे इन सबको देख के बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? सर ग्रेविटेशनल सर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए नेगेटिव साइन भी है आगे, है ना? बाकी सारी जो स्ट्रेंथ है वो सारे 10 टू द पावर माइनस की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है?
अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की फॉर्म में बताओ तो कितना टाइम्स है 10 टू द पावर माइनस 2 times. 2 टाइम्स। 10 टू द पावर माइनस 2 टाइम्स का मतलब होता है, इसको काट के रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 100। 100 10 टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 100 100 डिवाइड बाय 100। ऐसे 10 टू द, यानी अगर Yes. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, जिसका माइक ऑन है वो बंद करे एक बारी। हाँ, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास किसका आंसर आएगा। हाँ, तो कौन सी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर चाहिए तो मेरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितना डिवाइड करना पड़ेगा, Sir, 10 to power minus 13 10 टू पावर 13 को डिवाइड करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर मल्टीप्लाई बोलोगे तो 10 टू द पावर माइनस 13 बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, इसको देखो ध्यान से। Yes, sir. वीक न्यूक्लियर फोर्स is 10 to the power minus 13 times of, Strong nuclear force. nuclear force वही मैं दोबारा लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा इसी को दोबारा। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। yes समझ में sir आ रही है, Yes, sir. कितनी जीरो लग जाएंगी, 13 जीरो ऐसे ऐसे Yes, लग sir. जाएंगी। समझ में आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन सी बड़ी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Strong ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर निकालना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, 10 की पावर तो सबसे वीक कौन सी हुई, Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स, और उससे स्ट्रॉन्ग Weak nuclear force ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं, ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग, nuclear और वीक न्यूक्लियर से स्ट्रॉन्ग electromagnetic force और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग। strong nuclear force तो मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। yes sir no sir तो ये तो ये फोर्थ नंबर पे, और ये third माइक पर्दे का ओपन है, हाँ, और ये Second. और ये, first तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ में कुछ भी लिखा हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग, चाहे जितनी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में अलग अलग वैल्यूज हो, ये 1 ना हो, कुछ और 1 हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1 हो, लेकिन जब भी तुम कैलकुलेशन करके हटोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको पाओगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, strong nuclear force उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ठीक है, उसके बाद weak nuclear force उसके बाद gravitational force किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट बोले मुझे, फटाफट, और आराम से बोलिए, चिल्लाइए मत। जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करिए, फटाफट करिए, और कुछ ऐसा मत समझिए कि मैं जज करूंगा, अभी बताएंगे, नया टॉपिक है। वेरी गुड मनीषा। और हाँ मनीषा बताइए, कहाँ समझ नहीं आया बच्चे। सर जैसे आपने बोला कि फर्स्ट नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे आ गई। नहीं, फर्स्ट नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सबसे वीक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या साइन है, देखो ध्यान से, कौन सा साइन है ये, नेगेटिव है, इसलिए अगर ये पॉजिटिव होता ना तो हम कहते हैं कि ये 1 जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे कितना टाइम्स है, 10 टू द पावर प्लस 39 टाइम्स, लेकिन एक्चुअल में कितना है, माइनस 39 माइनस 39। तो माइनस 39 तो बहुत छोटा हो गया ना, तो सबसे छोटा जो है वो कितना है, कौन सी फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल। उससे बड़ी कौन सी है, वीक न्यूक्लियर। उससे बड़ी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उससे बड़ी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अभी किसी ने हारा किया था, उसका नाम प्लीज, हाँ कौन बोला बच्चे, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, चलो कोई बात, Yes, अभी sir. भी कर लो, जिसने भी करना है फटाफट हैंड रेज। अच्छा, आपको समझ में आया मनीषा, यस सर।
हाँ, बल्लू, पायल, पायल, पायल। आपका कोई डाउट था या गलती से हो गया? गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम समझ में आए हमें, है ना? यस सर। यस सर। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि स्ट्रेंथ सबकी, है ना? अब नेम तो हमें पता ही था, स्ट्रेंथ भी समझ में आ गई। अब बारी आती है रेंज रेंज। रेंज की मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कैसे। अभी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी था हमारे लिए समझने वाला, ठीक है? तो हमें ग्रेविटेशनल के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो पता है, ठीक है? तो याद रखना अब इस बात को, इसको हमें एक बार के लिए भूल जाते हैं कि ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है? मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा इसको। अभी के लिए याद रखो, इसको हम पढ़ चुके हैं, राइट? अभी के लिए इन दोनों को याद रखते हैं, देखते हैं ये क्या चीजें हैं। आओ, तो देखो एटम पढ़ा होगा सबने। यस सर। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के न्यूट्रॉन, अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं एटम में? सर ऑर्बिट से बाहर की तरफ, राइट? यस सर। अंदर का न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या 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 होता है? अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन होते हैं। तो और न्यूक्लियस कितने साइज में होता है? बहुत छोटे साइज में, राइट? न्यूक्लियस कितने साइज में होता है? यस सर। बहुत छोटे साइज। हाँ, तो एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटे साइज में, और उस छोटे साइज के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन। याद रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? इसकी स्पेलिंग है NEU, ठीक है? तो प्रोटॉन पे साइज होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? सर न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल, वेरी गुड। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकते हैं एक दूसरे को? रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए, होना जाने चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस में तो ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन 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 एक दूसरे के साथ रहते हैं। यस सर। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन में तो चार्ज कैसा होता है? रिपेल करते हैं। तो ये न्यूक्लियस में साथ तो रहने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि दो प्रोटॉन भी एक साथ नहीं रह सकते। न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन भी हो सकते हैं और वो साथ रहते हैं, और उनका नेचर भी तो अपोजिट है, सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो एक दूसरे के साथ रिपेल कर देना चाहिए थे। यस सर। अगर ये मेरा, ये सबको दिख रहा है ये टेप सी? यस सर। ये टेप मान लो, टूटी पड़ी है ये, ठीक है? इसको मान लो, इसी के अंदर तुम्हारा न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन को एक बार साइड में रखो। प्रोटॉन और प्रोटॉन, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ये प्रोटॉन और वो प्रोटॉन आपस में तो साथ रहने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं? लेकिन न्यूक्लियस में तो ये बहुत टाइट रहते हैं एक दूसरे से चिपके, मतलब बहुत पास पास। ऐसा कैसे हो गया? सर क्योंकि वो रहते हैं। क्या 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 सर वो टाइटली पैक होते हैं। पैक हो सकते हैं, लेकिन कैसे पैक हो सकते हैं? क्योंकि हमने अभी एक फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कौन सी फोर्स? हाँ, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करती है, और वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीक तो नहीं है वो। देखो उसका हमने ऑर्डर भी पढ़ा था, ये ऑर्डर था ना हमारा शायद का। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड नंबर पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थी वो कौन सी थी? उसी की वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सर रिपेल करते हैं। लेकिन इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, रिपेल करने चाहिए थे, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल नहीं कर रहे एक दूसरे को, जब वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसका अभी किसी बच्चे ने थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश की थी, क्या आंसर दिया था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर देखो वही बात होगी, वेरी गुड। देखो इसको, अगर जिसको समझ नहीं आया वो देखना इसको, अभी हम कर रहे हैं इसके ऊपर बात, अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आंसर सही है जिसने भी बोला। किसने बोला था?
आरती और नेहा सर दोनों का सही है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो मैं यही बात कर रहा हूं, अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखना, वो इस 6 किलो की चीज को खींच सकता है, वो इस 6 किलो की चीज को खींच सकते ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, लेकिन ये चीज अभी भी सपोज करो, हाँ ऐसे समझो कि इसको भी और आसानी से पढ़ो क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा। ये बंदा है ना, इस 6 किलो की चीज को ज्यादा से ज्यादा धक्का मार सकता है, क्या मार सकता है, अच्छे से धक्का मार सकता है, लेकिन फिर भी ये 6 किलो की चीज इधर आ रही है, इसने तो पूरी जान लगा रखी है कि ये इससे कहाँ जाए, दूर जाए। 6 किलो का बंदा क्या कर रहा है, अपने हाथों से इसको धकेल रहा है दूर की तरफ, कहाँ, इस साइड, राइट। यस सर लेकिन फिर भी ये चीज कहाँ आ रही है, उसके पास पास आ रही है। ये क्यों हो सकता है? सर फ्रिक्शन भी है फ्रिक्शन छोड़ दो, कुछ नहीं है फ्रिक्शन अभी। सर जो अपोजिट फोर्स है वो मतलब जो फोर्स लगा रहा है बंदा उससे ज्यादा है कौन सी फोर्स? से इलेक्ट्रो नहीं, टाइप नहीं पूछा अभी, तो मैंने आपको ये बताया, मैंने उनको एक कंडीशन दी है, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है जो भी बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुने मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि ये बंदा खड़ा है, ये इस 6 किलो के बॉक्स को बहुत फोर्स लगा के कहाँ धकेलने की कोशिश कर रहा है, इधर, लेकिन फिर भी ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, उसके पास में उसी की साइड इसके पास आ रहा है। तो ये किस वजह से हो सकता है? सो फोर्स सर कोई ज्यादा एक टाइम पे कैसा हो सकता है कि सर पे पहले सारे माइक म्यूट करेंगे, जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करे फटाफट। ठीक है। अच्छा सुने, हाँ आप बताइए। सर एक और बार रिपीट कर दो। मैं ये पूछ रहा था कि ये बंदा है ना, ये बंदा खड़ा है जो, ये दिख रहा है, यस सर ये बंदा इस 6 किलो की चीज को इस साइड धकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ यस मैं सर अभी? लेकिन ये चीज फिर भी कहाँ जा रही है, सर इसके पास आ रही है। हाँ ये चीज, ये बंदा धकेल तो इधर रहा है, लेकिन ये चीज आ इधर रही है, क्या रीजन हो सकता है इसका, मैंने ये पूछा आपसे। दीक्षा कुमारी आप बताइए। 6 किलो का वेट है उसकी फोर्स ज्यादा है जो आदमी है अगर उसकी 6 किलो की फोर्स की बच्चे, 6 किलो का फोर्स का मतलब क्या हुआ, आपका मतलब है कि 6 किलो का जो मास है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है उस आदमी से, यही कहना चाह रहे हैं दीक्षा, आप यही कहना चाह रहे हैं? यस सर हाँ, सर उसका मतलब वेट और अट्रैक्ट उसकी वेट तरफ अगर ही आ ज्यादा रहा है। होगा ना 6 किलो का, अगर मैं किसी भारी चीज को पुश करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे से पुश होगी नहीं ना, लेकिन ये तो अपोजिट उसके पास आ रही है ना। अगर किसी बहुत भारी चीज को मैं पुश करने की कोशिश करूं तो वो मेरे से ज्यादा पुश नहीं होएगी जिस डायरेक्शन में मैं धकेलना चाहूंगा, लेकिन ये तो अपोजिट आ रही है उसके पास, ये धकेलना तो इधर चाहता है, अगर भारी होती तो ये मूव ही ना होती, लेकिन ये तो इसके पास आ रही है। तो ये किस केस में हो सकता है? विशाल की आईडी से जिन्होंने ज्वाइन किया था, ग्रेविटेशनल नेहा ने आई फोर्स। थिंक, यस सर बताइए आप। सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नहीं, ग्रेविटेशन की बात भी नहीं कर रहे अभी, अभी टाइप ऑफ फोर्स नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ किस वजह से आ सकता है, क्या केस हो सकते हैं। स्नेहा आप बताइए। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से नहीं, अभी उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हम, सोचिए थोड़ी सी। नियति आप बताइए। करुणा आप बताइए। सर मेरे पास नेट नहीं है इसलिए मेरे पास आवाज कट रही है। कौन बोला? सर नियति। नियति अच्छा, नो प्रॉब्लम बच्चे, कोई बात नहीं है। ये स्लाइड सर हो सकता है कि जो 6 kg का वेट है ना, ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, अपोजिट हो। नहीं, तुम इमेजिन करो इस चीज को कि मैं सर तुमसे जो पूछ रहा हूँ ऐसा कब हो सकता है।
सर मे बी ऑपोजिट फोर्स लग रही हो, डायरेक्शन में फोर्स वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? तो सुरभि, सुरभि। हाँ, देखो ध्यान से वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको इधर धकेल रहा हूं लेकिन ये फिर भी इधर आ रही है, इसका मतलब इस बंदे से भी ज्यादा कोई फोर्स इस डायरेक्शन पर लग रही है। लग रही है। यानी मान लो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा भी खड़ा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और वो इससे भी जोर से फोर्स इससे भी ज्यादा फोर्स लगा जोर रहा से धकेल रहा है ना। ऐसा ही हो सकता है ना, अगर यहाँ पे एक छोटा सा Yes, sir. बहुत छोटा सा बच्चा फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है 6 वाले को, यहाँ पर एक खली जितना बंदा बड़ा खड़ा है जो इसको यहाँ पर धकेल रहा है, तभी तो ये चीज यहाँ आ रही है ना। यस सर। हाँ, थैंक यू। जिन्होंने भी हैंड रेज की थी लोअर कर सकते हैं। तो समझ में आया क्या बोलने की? यस सर। फटाफट दोबारा सुन लीजिए। Yes, मैंने sir. बोला था ये बंदा इस 6 किलो के वेट को इधर धकेल रहा है लेकिन ये वेट फिर भी यहाँ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा जो इस ए से ज्यादा होगी। ये बी कोई फोर्स ऐसी लगा रहा होगा जिस ए से ज्यादा होगी, तभी तो इन डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रही है? मतलब अगर किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का अपोजिट एक्शन हो रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स के अपोजिट कोई एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब उससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है। Force तो यानी लगा अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन का नेचर क्या है बच्चे? पॉजिटिव। हाँ, मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं ये? दूर। और ये किस वजह से होना चाहते हैं? सर न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है ना, तो चार्ज वाली फोर्सेस किस में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं बोल रहा हूँ वो इसको लिखो, देख लो, साथ साथ लिखते भी रहो। चाहे पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेचर है जी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर। और ये किस वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे, एक दूसरे के पास हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो इससे भी क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। और हमने देखी है इससे स्ट्रॉन्ग एक ही फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरे नंबर पे आती है। तो मतलब फर्स्ट ये वीक न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं हो सकती। यस सर। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों नहीं हो सकती है? सर वो उससे कम है। हाँ, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दूर जाएं, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन फिर भी पास में है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहता है प्रोटॉन और प्रोटॉन बोलो दूर जाए। लेकिन प्रोटॉन नहीं जा रहे। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल्शन करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी फोर्स है जो इनके बीच में क्या पैदा कर रही है? और वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चाहिए। तो इसलिए इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स। और इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे से कैसा चाहते हैं? दूर होना, रिपल्शन, अपोजिट काम हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चाहती होगी? अट्रैक्टिव। तो इसको ध्यान से पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, इसे सामने वाली ऑपरेट अमंग वाली। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या दिख रहा है? ये तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है। अच्छा, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को, क्योंकि ये कैसी फोर्स है, ध्यान से देखो। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को तो आपस में बांधती ही है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को भी आपस में बांधती है, और न्यूट्रॉन क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के अंदर साथ भी बना रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ भी बना रहे, और न्यूट्रॉन के साथ बंधे रहे। तो बंधे रहे हैं मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसी जो फोर्स, अब ऐसे समझ लो, जो फोर्स ऐसी जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखती है, उस फोर्स को क्या बोलता हूँ? समझ में आ रहा है? जो फोर्स यस सर यस सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, यानी इसको छोड़ दूं, इस सबको एक छोटी सी बात में बताऊं, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ती है बांधती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर न्यूक्लियर। फोर्स इसी को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को अलग ना बोलकर न्यूट्रॉन को ऐसे बोलना अलग अलग दिक्कत नहीं होती? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, इसको बोलना अलग अलग दिक्कत होती है ना? यस सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों कंबाइन कर दो, इन दोनों बना मिला दोगे तो एक नाम बनता है नया, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? हालांकि इसका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं पड़ा। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के जो अंदर है, न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस और भी अच्छे से मैं बताना चाहूँ तो न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंसिस्ट, न्यूक्लियस जिससे मिलकर बना है, किस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं क्या बोल देता हूँ? न्यूक्लियन क्या बोल देता हूँ? दोबारा बोलो। तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधेगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधेगी, नहीं। अब मैं सीधा क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपस में किसको बांधेगी? समझ में आ रही है सबको? न्यूक्लियंस को बांधेगी। यस सर क्या बांधेगी? न्यूक्लियंस कोई दिक्कत नहीं। नो सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको आपस में बांध के रखती है, लेकिन अभी के लिए हम समझेंगे क्यों, कौन से होते हैं वो न्यूक्लियंस के, ठीक है? यस सर किसी को कोई डाउट है तो बताएं फटाफट। नो सर अगर यहाँ तक समझ में आया हमें? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हमें पता ही था, यस तो ग्रेविटेशन भी हम पढ़ चुके थे, एक फोर्स रह गई हमने नहीं पढ़ी, वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद क्या लिखा हुआ है सामने पढ़ो? some lighter elementary particles अभी जब 12th में हो जाओगे ना, तुम एक चैप्टर पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ोगे? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो एटम होते हैं वो डिके करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन छोड़ते हैं। तो उस एलिमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं हमारे पास, जैसे उसका एग्जांपल होता है बीटा डीके। क्या बोलते हैं? जो निकलते हैं वो बीटा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी के लिए समझो बीटा पार्टिकल। तो वो जो पार्टिकल होते हैं ना, वो हल्के होते हैं। जो पार्टिकल ये हमने पढ़े हैं, जो पार्टिकल अभी हम पढ़ के हटे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, यस सर एक पार्टिकल होते हैं। पूरी पार्टिकल फिजिक्स दो अभी बोले तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स बोलते हैं, उनमें होते हैं पार्टिकल में छोटे छोटे एलिमेंट्स। उन छोटे छोटे एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स तो होते हैं बहुत भारी। क्या होते हैं? बहुत भारी हैवियर। उनमें जो फोर्स लगती है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? और जो फंस जाती है उनमें जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? यस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता होगा? जो किसके बीच में लगे? हैवी पार्टिकल। और न्यूक्लियस के अंदर जो कौन होते हैं उनके बीच में लगती है? न्यूक्लियन। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो, अब रेंज की बात आती है, रेंज की। तो रेंज के बारे में बताओ, कौन बताएगा मुझे फटाफट? अभी तक हमें समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले बताए फटाफट। नो सर हैंड रेज कर दीजिए जिसको डाउट है फटाफट। शर्माने की तो कोई बात है नहीं, नया कंसेप्ट है हमारे लिए ये तो सोचिए। हाँ जी, राहिशी शर्मा। वीक फोर्स का यूज होती है। वीक फोर्स में जो छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें। जैसे सर
सॉरी, जैसे मिजोन्स सुना है आप? मिजोन्स, सर मेजोन्स, ऐसे छोटे पार्टिकल जिनको अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया लाइटर। इनके नाम में आपने सुने नहीं होंगे। रेडियो एक्टिविटी। मेजोन्स नाम होता है ना, जैसे मेजोन्स बोलते हैं उनको, मिजोन्स, वो उनका एक एग्जांपल है। और आप उसको भी छोड़ दीजिए, जो डिकेज होते हैं ना, बीटा डिकेज, यस सर यस सर। बीटा डिकेज में कईयों में इलेक्ट्रॉन निकलता है, लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन भी हमारा वैसे तो, ठीक है। तो हम, लेकिन मैं बोलूंगा उसको बीटा पार्टिकल, क्या बोलूंगा, बीटा बीटा उसके अंदर जो हमारी फोर्सेस लगती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यस सर। मैंने मोबाइल से लेफ्ट कर दिया है, एक सेकंड, तो चैट मुझे दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे ही बोलिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? यस सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहा था वो? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, तो अब हमारी एक कंसेप्ट रह गया जिसको बोलते हैं हम रेंज। 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 तो बताओ रेंज का क्या मतलब होता है? सर मतलब कितनी दूरी सर, तक वो पहुंच distance सकती दूरी है, कितनी कितनी दूरी तक जा कितनी सकती है। दूरी तक कोई चीज पहुंच सकती है। हाँ बोलिए, स्नेहा कुछ कह रहे थे। कितनी दूरी तक कोई चीज पहुंच सकती है उसको बोलते हैं रेंज। अब Range, इसका एग्जांपल देखो, सबसे शॉर्ट रेंज किसकी है, देखो आप। अच्छा, ग्रेविट, हम ऊपर तक चले जाते हैं, है ना, तब भी हमारे पे ग्रेविटी तो लग रही होती है ना। जब हम, हमारा रॉकेट कितना ऊपर तक चला जाता है, फिर भी जब तक वो बहुत एस्केप वेलोसिटी से ऊपर नहीं चला जाता, फिर भी उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगती है या नहीं लगती? यस सर। यस सर। तो बहुत दूर तक रेंज इसकी है। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स हम वैसे बोल देते हैं कि कहीं कहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहती है। वो बहुत धीरे कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? बहुत दूर है। यहाँ पर रेंज क्या लिखा हुआ है उसकी? इनफाइनाइट। क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल दिया था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगी थी जहां हमने एग्जांपल लिया था? जल्दी जल्दी बताओ। सर न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स पे लगी थी ना, राइट। तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर, न्यूक्लियॉन्स किसके अंदर लग रहे थे? सर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर। क्या मैंने बात की न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी? नो तो इसकी रेंज होगी वो कितने दायरे के अंदर लगेगी? सिर्फ शॉर्ट न्यूक्लियस के अंदर तक। न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगेगी ना, यस सर। बाहर तो नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत क्या है, शॉर्ट है। होती है। अभी मैंने बोला कब लगेगी? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर। अंदर और लगेगी। तुम्हें बात जान के पता भी लगे, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो इतना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस। -15 मीटर। और इस रेंज भी देख लो कितनी है। सर 10⁻⁻15 तो इससे भी हमें क्लियर होता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही लगेगी, है ना। यस सर। समझ में आ रही है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ताकतवर तो बहुत है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है, सॉरी, स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। कम है। इससे भी छोटी रेंज होती है किसकी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स की उससे भी छोटी होती है। कितनी होगी? देखो, 10 टू द पावर माइनस। अब ये मत कहना कि ये 16 है तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है साथ में? माइनस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है? अब पूछे, कोई का क्वेश्चन उठेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज इनफाइनाइट क्यों होती है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो भाई आप कहते हो चार्ज, इनमें से एक फोर्स तो ऐसी भी है जो चार्जेस की वजह से लगती है। यस सर। कई टाइम तो ऐसा है कि चार्ज को दूर ले जाऊं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यस सर। तो फोर्स तो क्या हो जानी चाहिए उस टाइम? जीरो हो जानी चाहिए। यही आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है इनफाइनाइट क्यों होती है ना। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनफाइनाइट क्यों होती है, ये आपका क्वेश्चन है। और कल भी आपका चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली ओवर हो जाएगा। सिर्फ एक ये टॉपिक रह गया जिसके अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉज। ठीक है।
Yes. कोई डाउट किसी को? No, sir. हम इसके बाद का लेक्चर अब कल करेंगे, लेकिन आज के लिए होमवर्क क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज Infinite क्यों है? बाकी सबका समझ में आया? वीक न्यूक्लियर रेंज होती है, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे भी हल्के होते हैं। किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। हम रेंज इन वीक न्यूक्लियर फोर्स के भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है ना? Yes, sir. इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इसकी रेंज इनफाइनाइट क्यों क्यों होती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली बात सबको समझ में आई? Yes, sir. अब किसी को अलग डाटा दिखे तो वो पहले क्या देखेगा बताओ? Sir, रिलेटिव relative स्ट्रेंथ strength. में Sir, relative किसी वन है. अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ में किसी को यहाँ पर सेम डाटा ना दिखे बुक के अंदर तो क्या देखेगा उसके अंदर सबसे पहले वो? Sir, range उस वन किस में आ रहा है मतलब? वेरी गुड। किसने बोली ये बात? Sir, सुरभि. सुरभि वेरी। क्या बोला कि वन किस में आ रहा है? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में है। अगर वन मेरा कहाँ आ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे ही, तो इसका आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए, बुक का आंसर और इसका आंसर, है ना? Yes, sir. लेकिन अगर मेरा वन लिखा हुआ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे, तो क्या आंसर सेम होना चाहिए? No, sir. मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो, समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ आज के लेक्चर को। मैंने 4 फोर्सेस पढ़ी: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल। ठीक है, और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Strong nuclear force. उसके बाद जो होती है कौन सी होती है? Electromagnetic force. उसके बाद जो होती है वो होती है वीक। Weak nuclear force. उसके बाद जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्ट्रेंथ जो होती है ये तो पढ़ लिया हमने, लेकिन जो रेंज होती Yes, है sir. ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनकी तो क्या होती है? इनफाइनाइट। और जो शॉर्ट रेंज होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और कितना? न्यूक्लियस के अंदर तक. न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? -15। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी कितनी होगी? और और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर उसकी जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी क्या होती है? कम होती है. कोई दिक्कत? No, कल का होमवर्क है कि स्ट्रॉन्ग क्या था? होती है. समझ में आ रहा? Yes. और कोई भी बच्चा वीक न्यूक्लियर, अच्छा किसी ने वीक न्यूक्लियर फोर्स के एग्जांपल के बारे में पूछा था, है ना, जिसका मैंने थोड़ा बहुत दिया भी था। कौन था वो? नाम नहीं सुनाई दिया मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। राशि शर्मा। हाँ, तो अब हम सब क्या करेंगे, क्योंकि उनका क्वेश्चन आया तो वो वाजिब था। अब हम थोड़ा बहुत ना वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी आप लोग पढ़ के आना कर। Yes, sir. Yes. मैं करूंगा कोशिश। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं जो बोलूँ ना वो आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स आज से पहले कभी पढ़ी नहीं। पढ़ी है किसी ने? No, sir. 11th से पहले 11th में किसी ने पढ़ ली होगी। हाँ, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी। तो हम थोड़ा सा आज क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का तो देख के आएंगे कि इनफाइनाइट की होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी बात करें, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन उठा तो हम पहले फटाफट सेकंड्सों में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीजें तो आप आगे तो पढ़ेंगे ही ना, हम सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा करना है ना। Yes, sir. थोड़ा बहुत पढ़ के आना कल, ठीक है? Yes, yes. ओके, जिसने जाना जा सकता है। Thank you, sir. Good night, sir. बाय बाय, Thank you, sir. Bye. Good night. गुड नाइट, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट। सर आप मुझे आज की क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? अब बच्चे ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना वो एक्चुअली आपको वहाँ वो दे सकते हैं, क्या नाम है, आलम सर। आप Yes, उनको sir. कॉल कर देंगे? यस सर। हाँ, उनसे बात कर देना, वो आपको दे देंगे। यस सर, थैंक यू सर।